नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके प्रिय डॉक्टर सतीश त्यागी जी। नमस्कार दोस्तों, सच्चा भारतीय कौन है? सच्चा भारतीय क्या सत्यपाल मलिक जी थे, जो लोकसभा के सदस्य रहे, विधानसभा के सदस्य रहे, 5 राज्यों के राज्यपाल रहे, केंद्रीय मंत्री रहे? क्या वो सच्चे भारतीय नहीं थे, जो भारत की सरकार ने उनको राजकीय सम्मान भी देना उचित नहीं समझा? क्या वो लोग सच्चे भारतीय नहीं हैं, जो भारत की सरकार से, भारत के प्रधानमंत्री से ये सवाल पूछते हैं कि आप देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? क्या देश के विपक्ष के नेता सच्चे भारतीय नहीं हैं, जिनको जुडिशरी, एक जस्टिस ये बता रहे हैं कि एक सच्चे भारतीय को ये नहीं कहना चाहिए? देश एक बहुत ही अलग तरह के मुहाने पे, एक मोड़ पे आके खड़ा हो गया है दोस्तों, जहाँ ये सवाल आपको बार बार पूछा जाएगा कि आप सच्चे भारतीय हैं या नहीं हैं। आप ज़रूर कमेंट करके बताना और इस बारे में हम त्यागी जी से भी चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब जी, क्या सत्यपाल मलिक जी सच्चे भारतीय नहीं थे, जो उनको राजकीय सम्मान नहीं दिया गया जिसके लिए वो डिजर्व करते थे? ये बिल्कुल सच्चे भारतीय थे और जिसने भी इस भारत भूमि पे जन्म लिया है, इस धरती से पैदा हुआ है, उसकी भारतीयता पर आप कैसे सवाल उठा सकते हैं? तो वो बोनाफाइड रेजिडेंट थे। यहीं बागपत तहसील के हिसाबदा गांव में दिल्ली से 50, 60, 70 किलोमीटर की दूरी पर उनका जन्म हो रहा है। वहाँ उनकी नाल गड़ी हुई, उनके पुरखों की नाल गड़ी हुई है। तो उनके भारतीय होने पे कौन सवाल उठाएगा? अब सवाल ये है कि वो सच्चे थे या झूठे थे। एक रिलेटिव टर्म है। हो सकता है ए के लिए बी झूठा हो और बी के लिए ए झूठा हो। सत्य तो नहीं है बीच में कहीं। ये अपनी अपनी कंसेप्ट, अपनी अपनी सोच का परिणाम है। और जिस सज्जन ने भी, जस्टिस ने ये कहा है कि राहुल गांधी सच्चे भारतीय होने का उनको प्रमाण देना चाहिए था और बतौर सच्चे भारतीय उनको इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी जो चीन से जुड़ी ज़मीन के बारे में है। उनको भी जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है, लेने के देने पड़ रहे हैं और वो छुप से गए हैं कहीं, चूँकि वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर उन्होंने टिप्पणी कर दी। आप ये नैतिक उपदेश नहीं दे सकते कि आपको सच्चा भारतीय होना चाहिए या उसके ये लक्षण है सच्चे भारतीय होने के, चूँकि आपको ये तय करने का राइट ही नहीं है। हु आर यू? आप एक केस को देख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जजमेंट कीजिए। आपकी ऑब्जर्वेशन इस तरह की अगर होंगी तो उन पर सवाल उठेंगे। सच्चे भारतीय होने का क्या अर्थ है? आप ये देखिए कि हमें पहले 2 चीज़ों का डिफरेंस समझना चाहिए कि एक शब्द है राष्ट्र और एक है राज्य, नेशन और स्टेट। राष्ट्र भारत राष्ट्र है जो 1947 से शुरू नहीं हो रहा, जो युगों से चला आ रहा है। जमीन का ये हिस्सा भारत है, जिसे हम कहते थे कि एक तरफ हिमालय और 3 तरफ समुद्र घेरता है, वो धरती भारत है। अब राष्ट्र की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए राज्य का निर्माण होता है। ये है राज्य की परिभाषा, स्टेट और नेशन की। तो हम जो राज्य है, ये हमारे लिए राष्ट्र में एक छोटी सी इकाई है। सच्चा भारतीय होने का संबंध राष्ट्र से जुड़ा हुआ है। और ये जो चीज़ें हैं कि स्टेट की हैं, जिसमें एक व्यवस्था हमें चाहिए सरकार चलाने के लिए, जुडिशरी चाहिए या मीडिया चाहिए या एक ये जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है ये चल रही है, ये बहुत छोटा सा उसका हिस्सा है। ये राष्ट्र का प्रतिनिधित्व नहीं करता। भारत राष्ट्र अपने मूल्यों से जाना जाता है और आप देखिए कि यहाँ कितने डिफरेंट मूल्य रहे हैं। सनातन धर्म जो हमारी मान्यता है, जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं, उसके पाखंड के खिलाफ कौन लड़े? महावीर लड़े, बुद्ध लड़े, नानक लड़े, कबीर लड़े, स्वामी दयानंद लड़े, है ना? तो स्वामी दयानंद लड़े, ये तो अभी की बात है, 19वीं शताब्दी की बात है। तो ये जो लोग लड़े, क्या ये भारत के विरोध में थे? क्या भारतीय राष्ट्रीयता का ये लोग विरोध कर रहे थे? क्या ये सच्चे भारतीय नहीं थे? लेकिन इनसे बड़ा सच्चा भारतीय कोई इसलिए नहीं था कि इन्होंने तत्कालीन समाज में जो चीज़ें देखी, जो पाखंड देखे, जो अंधविश्वास देखे, उनके खिलाफ संघर्ष किया, एक जनमत बनाया और करोड़ों लोगों को प्रभावित किया। अब महात्मा बुद्ध तो आप छोड़िए, भारत की सीमाओं से पार चले गए जी। चाइना में चले गए, मंगोलिया में चले गए, भूटान में चले गए, कहाँ नहीं है। हमारे देश की एक मौलिक सोच महात्मा बुद्ध के नेतृत्व में पूरे एशिया में फैल गई और आज पूरी दुनिया उनका सम्मान करती है। तो ये अब उनको आप कहो कि महात्मा बुद्ध सच्चे भारतीय नहीं थे, क्यों? चूँकि उन्होंने हिंदू धर्म की मान्यताओं पर प्रहार किया। और महावीर नहीं थे, नानक नहीं थे या कबीर नहीं थे,
या पूरी परंपरा है कि रैदास नहीं थे, ज्योतिबा फुले नहीं थी, तो आप ये तय नहीं कर सकते कि आप एक स्टैंडर्ड से थोड़ा सा डेविएट हो गए, इधर उधर हो गए तो आप सच्चे भारतीय नहीं रहे। ये सब लोग सच्चे भारतीय थे और सच्चा भारतीय और सच्चा भारत सबको समाहित करने की क्षमता रखता है। अब हम उस प्रश्न पर आते हैं कि क्या सतपाल मलिक सच्चे भारतीय नहीं थे? भाई बिल्कुल सच्चे भारतीय थे। अब इसको किसी कोई, या तो हमारे पास कोई ऐसी न्यायिक व्यवस्था हो जो यहाँ देती हो कि धर्मेंद्र कुमारी सच्चे भारतीय हैं कि नहीं, सतीश त्यागी हैं कि नहीं, ऐसी तो कोई व्यवस्था है नहीं। बिल्कुल। तो भारत माता की माँ हम इसको कहते हैं, माँ है भारत, और भारतीय जनता पार्टी वाले सबसे ज़्यादा कहते हैं भारत माता की जय। तो भारत माता के 144 करोड़ पुत्र जो यहाँ जन्मे हैं वो सारे के सारे सच्चे हैं, उसमें सच्चा और झूठ क्या है? सतपाल मलिक को राजकीय सम्मान ना देकर ये जो कर्म आपने किया है ये आपको झूठा भारतीय सिद्ध करता है, चूंकि आपने भारत के मूल्यों का, भारत की परंपराओं का निर्वहन नहीं किया जो आपसे अपेक्षित था। मृत्यु के बाद तो हम वैसे दुश्मन का भी सम्मान करते हैं। सतपाल मलिक को छोड़ दीजिए आप, एक व्यक्ति का नाम है, एक पर्टिकुलर तारीख पे वो पैदा हुआ, हम सब पैदा होते हैं और एक पर्टिकुलर तारीख पे हम लोग चले जाते हैं, हम महत्व नहीं रखते इन चीज़ों में। सवाल यह है कि वो या कोई भी व्यक्ति अपने जीवन काल में किन मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है। सतपाल मलिक का एक 60 वर्षों का, 6 दशक का एक राजनीतिक जीवन है। वो विरासत में लेके नहीं आए, बहुत साधारण परिवार में एक बच्चा पैदा हुआ और बड़ा संघर्ष करके वो वहाँ तक पहुँचा। और जिस समय 25-26 साल की उम्र में या 24 साल की उम्र में वो लड़ाई लड़ रहा था मेरठ में छात्रों की, तो उस समय क्या उसके दिमाग में कोई और लक्ष्य थे? तब वो सच्चा भारतीय नहीं था। जब पहली बार उसने चौधरी चरण सिंह उनके राजनीतिक गुरु थे, चौधरी चरण सिंह ने बतौर चीफ मिनिस्टर यूपी के छात्र संघों पे प्रतिबंध लगा दिया जी। उसका विरोध क्या? सतपाल मलिक को नेता बनाने में तो चौधरी चरण सिंह की नीति का विरोध था। सतपाल मलिक बोले कि छात्र संघ के चुनाव होने चाहिए। अब छोटी बात है क्या? सही बात है। और वो हुए फिर, और वो पहले वहाँ से इलेक्टेड प्रधान थे। पहले तो होता था कि क्लास रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते थे और वो प्रीमियर चुन लेते थे। पहला चुनाव उनके उसमें हुआ और उन्हें देखे आप कि 1973 का जिक्र मैं करूं कि उस नेतृत्व किया उन्होंने उस आंदोलन का जिसमें एक गुप्ता लड़की थी, उसका अपहरण हो गया था जी। जाति वहाँ प्रश्न नहीं था, नहीं थे जी। तो वो आदमी अधिकारों के लिए लड़ रहा था और जब वो अंग्रेजी हटाओ आंदोलन के लिए लड़ रहा था तब वो सच्चा भारतीय नहीं था। जब उन्होंने अपनी शादी की तो मेरठ कॉलेज के प्रिंसिपल थे डॉक्टर पुरी, वो उनको पिता की हैसियत से आशीर्वाद देने गए वहाँ दिल्ली में, और एक सिख धर्म की लड़की से वो शादी कर रहा है, तो वो सच्चा भारतीय नहीं था क्या? मैं तो कहता हूँ इस सच्चे भारतीय होने का और क्या प्रमाण दे वो। और वो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 28 साल की उम्र में बनने वाले विधायक थे और बहुगुणा जी के खिलाफ वो मुख्यमंत्री थे उस समय। सतपाल मलिक ने जब पहला भाषण दिया तो बहुगुणा जी ने वही व्यवहार किया जो नेहरू जी ने अटल जी के साथ किया था। बहुगुणा जी ने कहा कि तुमने मेरी आंखें खोल दी, तुम्हारे अंदर बहुत बड़ी संभावना है, तुमने बहुत सलीके से मेरा विरोध किया। और बहुगुणा उस समय क्या चाहते थे कि किसी जो मैंने सुना है कि गढ़वाल यूनिवर्सिटी की वो चाहते थे कि वहाँ विश्वविद्यालय पर बने। तो सतपाल मलिक ने यह तर्क दिया कि आपके पहाड़ के बच्चे ही पूरी हिंदुस्तान में धरातल पर जाके बर्तन साफ कर रहे होते हैं, आप उनकी शिक्षा का प्रबंध पहले करो। और बहुगुणा ने उस चीज़ को माना। तो ये जो पूरा राजनीतिक जीवन है सतपाल मलिक का, आप इसको कैसे खारिज कर देंगे? इसमें कहाँ है आप बताइए कि वो सच्चे ट्रू इंडियन की तरह बिहेव नहीं कर रहे। वो हर जुल्म के खिलाफ लड़ रहा है। उन्होंने और उस समय कोई राजनीतिक आकांक्षा नहीं है, रत्ती उस समय नहीं थी, पर अब तो मोदी जी के मतलब चैलेंज कर दिया। सतपाल मलिक है, कोई भी आदमी है, वो कोई 5-10 साल के जीवन से नहीं बन जाता। एक फेज है। अगर उन्होंने 60 साल भारत की राजनीति में खपाए हैं तो एक दौर छात्र राजनीति का है, एक युवा राजनीति का है और वो एक किसानों की राजनीति का है। एक प्रशासनिक दायित्व जब उनको मिले हैं गवर्नर के रूप में वो है, और उन्होंने अपने फर्ज के प्रति ईमानदारी की है। ठीक है, आप ये बड़ा खुश होते हो कि हमने उनको पद दिया। पहली बात तो पद देने वाले तुम कोई हो नहीं, आपको भी किसी ने पद दिया है देश, तुमने वो डिजर्व करते थे इसलिए दिया तुमने। सतपाल मलिक तुम्हारी मजबूरी थे। ये ठीक है कि 370 उनके कलम से नहीं हटी, कलम तो उन्होंने कहा ना कि हटाओ और आपने हटा दी, लेकिन
370 जब तक इसका जिक्र होता रहेगा, सतपाल मलिक का जिक्र साथ जुड़ा रहेगा। साथ जुड़ा है। आपने इतनी भीड़ थी हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, आपने ये कदम केवल सतपाल मलिक के नेतृत्व में क्यों उठाया जब वो वहाँ के राज्यपाल थे? इट मीन्स कि आप सबसे संवेदनशील मुद्दे पे उस आदमी पर भरोसा कर रहे थे। 300 और कितनी चीजें अनकही और बिना दस्तावेज के हुई होंगी प्रधानमंत्री और सतपाल मलिक के बीच में जी। लेकिन तब वो आपके भरोसेमंद थे, जब आपकी अपेक्षाओं पर खरे उतरे थे, और उन्होंने कभी मुंह नहीं चुराया। तो उन्होंने हमेशा ये कहा कि मैं इसके पक्ष में था, ये हटे। तो वैचारिक रूप से भी वो चाहते थे हटे, और उन्होंने उनका साथ दिया। तो कौन सा ऐसा बिंदु है जिस पर आप कहते हो कि वो सच्चे भारतीय नहीं थे, या उन्होंने देश के साथ गद्दारी की? तुम्हारे साथ गद्दारी जो तुम कह रहे हो, तुम डिफाइन कर रहे हो ना, उसी चीज को करोड़ों लोग ये मानते कि उन्होंने सही किया। उन्होंने इस देश को बताया, उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा, किसी की हिम्मत नहीं है, मैं उन शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ, किसी माई के लाल ने अपनी माँ का दूध नहीं पिया जो नरेंद्र मोदी से ये कह दे कि ये हमला हमारी गलती से हुआ है। और प्रधानमंत्री क्या कहते हैं कि सतपाल चुप रहो भाई, चुप रहो, इस बारे में जिक्र मत। चुप तो नहीं हुआ वो बंदा। वो प्रधानमंत्री से खौफ खा के चुप भी हो सकते थे, लेकिन उन्होंने अपना फर्ज निभाया ना, कि ये है। और कितनी चीजें हैं, वो सरकार के भ्रष्टाचार को उन्होंने एक्सपोज किया। क्या गलत किया? मैं तो कहता हूं तुम्हें उनको भारत रत्न देना चाहिए था, इसलिए वो आपके सम्मान के पात्र होने चाहिए थे कि आपने पूरी व्यवस्था में एक ऐसे आदमी को चुन रखा है जो आपके खिलाफ नहीं था, वो मुद्दों के खिलाफ था। नरेंद्र मोदी से क्या विरोध है उनका? अगर वो दिल्ली में बैठ के प्रधानमंत्री से ये कह रहे हैं कि 700 किसान मारे गए, और प्रधानमंत्री कह रहे हैं क्या मेरे लिए मारे गए, उसके बाद भी वो जवाब देता है। वो चुप नहीं हुए वहां पे, बोले जी आप इनको नहीं जानते, इनको ले दे के इस बात को सुलझाओ, और अब मान नहीं रहे। और मैं कहता हूँ कृषि कानूनों को वापस करने में सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की रही है, एक प्रेशर रहा है, वो सतपाल मलिक का। आज मोदी जी का भी एक भाषण है कि किसी भी कीमत पे किसानों के हितों से समझौता नहीं करूंगा। वो सब लफाजी है उस तरह की, उनसे कोई नहीं फर्क पड़ता। तो मेरे कहने का आशय ये है कि पहली बात तो कि आपको प्रमाण पत्र देने का सच्चा भारतीय देशभक्त कोई अधिकार ही नहीं है। नंबर 2, हर पैमाने पे, हर मापदंड पे सतपाल मलिक उतने ही सच्चे भारतीय थे जितने नरेंद्र मोदी हैं, और ना ही कोई राहुल गांधी की भारतीयता पर प्रश्न उठा सकता है। आपने आपकी नीतिगत विरोध को भारत के विरोध की संज्ञा देने की मानसिकता कहाँ से आई है? ये खतरनाक प्रवृत्ति पे अगर आपने अंकुश नहीं लगाया तो भारत पूरी तरह मिट जाएगा। नहीं, प्रवृत्ति आप एक व्यक्ति की देख सकते हैं सर, लेकिन पूरी बीजेपी में मतलब जितने भी राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, कैबिनेट मंत्री हैं इनके, मतलब किसी में भी इतना साहस नहीं हुआ कि जाके सत्यपाल मलिक को श्रद्धांजलि ही दे दें। देखिए, मैं एक मतलब राजनाथ सिंह जी या आपने गडकरी जी, कोई भी मतलब साहस नहीं कर पाया वहां जाने का। एक शब्द मैंने कभी पढ़ा था, एक होती नपुंसक सहानुभूति, कि अब सहानुभूति रख रहे हैं लेकिन उसको प्रकट नहीं कर पा रहे। बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी, जिसके 10 करोड़ के करीब सदस्यों का दावा किया जाता, उसमें एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने साहस करके ये कहा हो कि सतपाल मलिक के साथ आपने अनर्थ किया है। चौधरी चरण सिंह का पोता ही चला जाता जी, उनके ऊपर तो क्या रोक थी? नहीं, इतना डर बिठा दिया गया है, इतना खौफ है कि कोई आपका संकेत, वो कह सकते हैं मोदी मैंने तो किसी को नहीं रोका, मैंने तो किसी को मना नहीं किया, लेकिन उसके बाद भी लोग डरते हैं जी। सब एक अनकहा एक संदेश वो समझ रहे हैं कि अगर हमने कहा तो हमारे साथ कुछ गलत हो जाएगा। मैं कहता हूं कि जो सतपाल मलिक के बड़े व्यक्तिगत संबंध भारतीय जनता पार्टी के आज के केंद्रीय मंत्रियों से रहे होंगे, कम से कम गवर्नर से रहे होंगे, लेकिन किसी ने साहस नहीं जुटाया। राजकीय सम्मान तो चलो अलग बात है, एक कटसी होती है, एक साथ किया हुआ आदमी का बिल्कुल प्रेम होता है। ये जो एक नपुंसक सेना तैयार कर दी गई है ना खौफ की, ये इस देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है, इसके देश के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा। और ऐसे करोड़ों लोग हैं जी, ऐसे करोड़ों लोग हैं जो ये मानते हैं कि अच्छा किया ये। देखिए, इन दुष्ट लोगों से तो आप कैसे निपटोगे, क्या कहेंगे? लेकिन एक प्रकार की मानसिकता का पोषण यहाँ कर दिया गया है कि आप इस तरह की भाषा बोलोगे, इस तरह की गंदी गालियाँ दोगे, तो एक ऐसा समाज यहाँ तैयार कर दिया गया 2014 के बाद में, जो प्रभावी है और दिख रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से वो दिख रहा है। ऐसी ऐसी गंदी गालियाँ उनको दी जा रही हैं
कि और उन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। बताई भी नहीं जा सकती वो तो, बताई नहीं जा सकती, उन चीज़ों को हम दोहरा नहीं सकते। लेकिन आप सबसे देखिए कि जो मौन है ये छाया हुआ है पूरी भाजपा। मुझे नहीं लगता कि राजनारायण, ये आपके राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी और जो और लोग हैं, ये अंदर कुछ नहीं सोच रहे होंगे। इनको ये तो लग रहा होगा कि यार गलत हो रहा है इस आदमी के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन किसी के बोलने का साहस नहीं है। और ये धर्मेंद्र जी इनके इतिहास से पुष्ट होता है। बलराज मधोक जो इनके संस्थापक जनसंघ के अध्यक्ष थे, बहुत प्रखर और बड़े मेधावी नेता थे उस वक्त, उनका भी यही हाल किया, उनके साथ भी ये हाल किया। तो ये इनकी सब व्यक्तिगत पसंदगी और नापसंदगी पर निर्भर करता है। कोई इनके व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति करता रहेगा तो वो ठीक है, नहीं कर रहा तो वो इनको ये शत्रु की तरह ट्रीट करते हैं। इनको उससे कोई सहानुभूति नहीं है, कोई इनका भावनात्मक लगाव नहीं है। ये कहानी है। और अभी आपको एक नई बात बताऊं जी, हम लोगों की धारणा है कि ये सरकार 2 लोग चला रहे हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, और काफ़ी हद तक सही भी है। और अभी मुझे पता चला कि एक कार्यक्रम में देख रहा था, उसमें कोई ऐसे पत्रकार थे जो 30-40 वर्षों से नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व को देख रहे हैं, अच्छा, राजनीति को समझ, ये भी रिसर्च का विषय है। हाँ, रिसर्च का विषय इसमें तो होनी चाहिए। तो उसमें पत्रकार ये पूछता है जी अमित शाह जो है वो सबसे करीबी हैं उनके। उसने कहा कि मिस्टर आप गलतफहमी में हैं। नरेंद्र मोदी ना तो अमित शाह के सबसे करीबी व्यक्ति हैं और ना नरेंद्र मोदी अमित शाह पर भरोसा करते हैं। अच्छा जी, उन्हें कोई खतरा अगर है तो वो अमित शाह से ही है। अब ये चौंकाने वाली खबर थी। और उसके बाद वो कहते हैं कि सबसे करीबी व्यक्ति उनके कोई काका भाई हैं। अच्छा, काका भाई, काकू ऐसे बोलते हैं। तो अब हमारे लिए भी नई सूचना, ये तो नया ही नाम है। हाँ, पहले भी नहीं सुना था हमने, लेकिन फिर मैंने इसको थोड़ा सर्च किया तो मुझे पता चला कि वो वास्तव में एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, पहले तो मैं सोच रहा था कोई वैसी काल्पनिक कहानी है। हाँ, लेकिन उस पर मैंने अध्ययन किया तो पता चला कि वो हैं। और उनके काम क्या हैं कि वो जब बनारस नामांकन कराने प्रधानमंत्री आए थे तो साई की तरह उनके साथ थे। उनके सारे लीगल काम इलीगल भाई करते हैं, लीगल इलीगल काम। या नरेंद्र मोदी कोई नीतिगत निर्णय ले कि भाई मैं फंस गया हूँ अब मैं क्या करूँ, ये ज्ञान उनको काकू भाई देते हैं। अच्छा जी, असली चाणक्य काकू भाई है। असली चाणक्य वो है। तो बोले फिर अमित शाह क्या करते हैं? बोले अमित शाह जो है ऑपरेशन करते हैं। अच्छा, मोदी जी के लिए वहाँ तय हो जाता है और फिर वो जिम्मेवारी इनको दे दी जाती है। तो ये इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये सवाल आ रहा था कि क्या नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी अमित शाह होंगे? जिस तरीके से अभी वो हुई थी ना कि प्रेसिडेंट के पास गए फिर वो गए, तो ऐसा लगा कि शायद सब बोले कि भूल जाओ, अमित शाह को प्रधानमंत्री केवल नरेंद्र मोदी ही नहीं बनने देंगे। अच्छा, हाँ, तो मेरे कहने का आशय ये है कि ये जो काकू भाई टाइप व्यक्तित्व हैं, और हो सकता कुछ और भी लोग हों, तो ये कुछ और काम कर रहे होते हैं। और एक बात और धर्मेंद्र जी सुनिए, आप किस देश में पहली बार एक शब्द का बड़ा इस्तेमाल होता है, गोदी मीडिया तो है, गुजरात लॉबी। अजीब नहीं लगता आपको? शर्म नहीं आती हमें? शर्म तो नहीं आ रही सर, पर जो जानकार लोग हैं वो बताते हैं कि गुजरात लॉबी का इतना बड़ा नेटवर्क आज देश में है कि कई राज्यों की तो पॉलिसी जमीनों को लेके क्या बनेगी ये वो गुजरात लॉबी तय करती है। आप हैरान हो गए, इस देश में पूरे में जहाँ जहाँ भी जमीन के बड़े 50, 100, 200, 500, 1000 एकड़ के जो प्लॉटिंग है, जो बड़े मतलब टुकड़े हैं, वो गुजरात के लोग खरीद चुके हैं ऑलरेडी। आप ये देखिए, मुझे एक कारोबारी मित्र हैं वो बता रहे थे कि पिछले 11 साल से दिल्ली से अहमदाबाद का जो फ्लाइट का किराया है उसमें मामूली कभी वेरिएशन आया हो तो आया हो, स्थिर हैं वो किराए। बाकी आप देश में कहीं भी जाएंगे आपको किराए बढ़ते घटते रहेंगे, लेकिन आप गुजरात जाना चाहें तो वहाँ आपको ये सुविधा कंटिन्यू मिलती है। देखो, भारत के लोग गुजरात के लोगों को सच्चा भारतीय मानते हैं जी। वो उनकी भारतीयता पर कोई भी प्रश्न नहीं उठाते जी, और नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि गुजरात के लोग भी हमारे ही भाई हैं। लेकिन गुजरात को अपमानित करने में और बदनाम करने में सबसे बड़ी भूमिका इन्हीं 2 लोगों की है जो गुजरात लॉबी के नाम से कुख्यात हैं। अगर हमारे देश के किसी एक हिस्से में लोग किसी खास प्रतिभा से उनमें है, जैसे व्यापारिक की प्रतिभा उनके अंदर है गुजरात के, और वो इसलिए है कि सदियों से वो कोस्टल एरिया है, समुद्र के आसपास का एरिया, वो लोग सबसे पहले विदेशों में जाकर उन्होंने व्यापार किया, धंधा करना सीखा है। धंधा को बुरा शब्द नहीं है, कमाना सीखा है। उनसे हम लोग प्रेरणा लेते हैं, हम उनको सच्चा भारतीय मानते हैं। सच्चे भारतीयता की परिभाषा का मतलब ये है कि गुजरात
जिस पर दुनिया भर के लोग सवाल उठा रहे हैं वो भी सच्चे भारतीय हैं, और जो पिछड़े हुए प्रांत हैं भारत के वो भी सच्चे भारतीय हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। झूठे भारतीय वो हैं जो इन समीकरणों को गड़बड़ा रहे हैं, वो कहीं षड्यंत्र के और साजिश के तहत चल के इस भारत के जो मूल्य हैं उनको कमज़ोर करने पर लगे हुए हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री को या हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री को मौजूदा नेतृत्व कह के क्यों शब्दों के साथ में वो अन्याय करना है, क्योंकि सब कुछ यही है। हाँ, A to Z यही है, A to Z यही है। और ये ऐसे हैं कि मतलब अपवाद मैं इनको मानता हूँ कि हर मनुष्य, कोई भी मनुष्य पूर्ण ही नहीं हो सकता, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा नरेंद्र मोदी को छोड़कर। हालत ये, चूंकि उन्होंने खुद ही कहा। अब कितने, मैं उनका एक इंटरव्यू देख रहा था, कितनी बढ़िया बात वो करते हैं, बात के मुकाबले में उनका कोई सानी नहीं है कि ईश्वर ने मुझे ये काम करने के लिए भेजा है, ईश्वर ही मुझसे ये सारे काम करा रहा है, यानी जो कुछ भी हो रहा है वो ईश्वर करा रहा है, अब ईश्वर को लाओ ढूंढ के। ऐसा कौन सा ईश्वर है सर जो दो समुदायों के बीच में नफरत पैदा करना चाहता है? वो ऐसा कौन सा ईश्वर है जो बनी बनाई? दरअसल इन्होंने अपने ईश्वर की रचना की हुई है। मतलब ईश्वर तो प्यार प्रेम का नाम है, एक दूसरे से। और अगर ये सब धर्मेंद्र जी ईश्वर की इच्छा के अनुरूप हो रहा है भारत में, तो फिर तो विरोध करने का कोई आधार ही नहीं रहता, और जो इसका विरोध करेंगे वो ईश्वर के विरोधी हैं, और फिर वो सच्चे भारतीय भी नहीं है। तो ऐसी शाब्दिक जाल में फंसा रखा है, और इसको करोड़ों लोग इन चीज़ों को मानते भी हैं और उसकी तरह आचरण भी करते हैं। तो इनको तो फिर उसी मुद्दे पर आते हैं कि जो एक सामाजिक न्यूनतम शिष्टाचार की अपेक्षा की जाती है, और ये नहीं करेंगे तो इन और लोग प्रेरणा स्रोत कैसे बनेंगे, कैसे करेंगे उन चीज़ों को। इन्होंने तो उसका भी निर्वहन नहीं किया। हमारी ग्रामीण संस्कृति में, भारत की मूल संस्कृति में ये माना जाता है कि व्यक्ति ने अपना शरीर अगर छोड़ दिया तो आपकी तमाम शत्रुताएं, असहमतियाँ उसी के साथ समाप्त हो जाती हैं, लेकिन ये तो उस पर भी भरोसा नहीं करते हैं। भगवान श्री राम का जो आचरण रहा है रावण के प्रति, अगर उसको भी अपना आदर्श मान लें तब भी इस तरह की हरकतें नहीं करेंगे। लेकिन आप तो एक मतलब लोगों को ये बता रहे हो कि मैं मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ता, शमशान तक मैं बदला लेता हूँ। ये कोई अच्छे उदाहरण नहीं है। नरेंद्र मोदी जी को, जैसे इन्होंने कहा, धनखड़ जी को बड़ी सेवाएं में करने का मौका मिला। ईश्वर ने, विशेषकर इनके ईश्वर ने बहुत अवसर दिए हैं। तो ये दो उदाहरण है सर कि अगर इनकी पसंद कोई नहीं रहा, हाँ, तो वो धनखड़ भी हो सकता है, वो सत्यपाल मलिक जी भी हो सकते हैं। देखिए, ये नियति के उत्पाद हैं। ये मुख्यमंत्री बने गुजरात के, उससे पहले विधायक तक नहीं थे। ये पहली बार गुजरात विधानसभा में जाते हैं बतौर मुख्यमंत्री। कितने लोगों को गौरव मिलता है, ये भारत के प्रधानमंत्री बने तो भारत की संसद के सदस्य नहीं थे, सीधे प्रधानमंत्री बने। तो इन्हें तो डेस्टिनी दे रही है। इन चीज़ों के लिए इन्होंने क्या प्रयास किए, और उसके बावजूद भी आप ईश्वरीय व्यवस्था में भरोसा नहीं करते। अरे ईश्वर का जो आचरण है, श्री राम का आचरण है, उसको तो कम से कम अपना लेते। पर अब तो देश में सर, अब आगे तो ऐसी भी बहस छिड़ेंगी कि टैरिफ पे बात करो आप तो सच्चे भारतीय नहीं हो। अभी मैं देख रहा था एक टीवी पे एंकर ये बता रहे, टैरिफ के फायदे बताए जा रहे हैं लोगों को। देखिए, अंजना ओम कश्यप तो बहुत ही, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रम्प तो पीछे ही पड़ गया भारत के यादों के। तो ट्रंप के आचरण को आप रोक नहीं सकते, वो जैसे जो उसने करना है। सवाल ये है कि आपकी क्या तैयारी है। एक पक्ष ये है कि अगर टैरिफ लगा के भारत एक आपदा भारत के लिए क्रिएट की जा रही है, और उसमें हम एक अवसर देख रहे हैं कि हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे। ये तो इन्होंने दिया है शब्द, आपदा में। तो ये इतनी जल्दी होने वाला है नहीं। प्रेजेंट में अभी आपने जो अपने स्किल इंडिया और तमाम तरह के प्रोजेक्ट चलाए थे, मेक इन इंडिया, वो सारे ऑलमोस्ट विफल रहे हैं, उनमें कुछ नहीं निकला। अभी आज की वैश्विक व्यवस्था ये है कि आप बहुत जल्दी कुछ करने की स्थिति में नहीं है। स्वदेशी की बात कर रहे हैं, चीन फिर जा रहे हैं मोदी जी, और सुपर पावर अमेरिका आपके खिलाफ खड़ा है। और अब इनकी समझ में आया कि हमें चीन के खेमे में जाना चाहिए। चीन कभी भी भारत का मित्र नहीं बन सकता, वो भी सिर्फ व्यापार कर रहा है जी। अमेरिका भी व्यापार कर रहा है। आपको अमेरिकी व्यापार सूट नहीं कर रहा तो आप चीन की तरफ जाने लगे। लेकिन आज अमेरिका का नेतृत्व एक ऐसे सिरफिरे व्यक्ति के हाथ में है कि अमेरिका की जनता डरी हुई कि पर वो तो इनका दोस्त था, माय फ्रेंड ट्रम्प। हाँ, ये इनकी गलतफहमी थी। इन्होंने कहा ना मेरा दोस्त है, उसने तो नहीं कहा। उनके लिए कॉमन शब्द है। इनके तो इतने मूर्खों की, इनके तो समर्थक बड़े अजीब गरीब हैं। एक जगह ये साइन कर रहे हैं और वो ट्रम्प इनकी कुर्सी हटा रहा है। वो उनके प्रोटोकॉल है, डेकोरम है कि वहाँ किसी, अगर अफ्रीका के छोटे से छोटे देश के साथ भी कुछ समझौता हो रहा है,
उसके लिए भी ट्रंप कुर्सी उठाएगा। लेकिन अब भारत में ऐसा प्रचार कर रहे हैं कि मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी कुर्सी को तो वो कुर्सी निकाल ही लग रहा है मुझे, तो मतलब ट्रंप पीछे थोड़ी बहुत खींचा। भी लिहाज अब नहीं मुझे रख लग रहा है पीछे खींचने के बाद वो रख ही नहीं रहे उस कुर्सी को, पता नहीं कितना खींचते जा रहे हैं। और आज आम धारणा ये बन चुकी है कि पूरे भारत में मोदी जी को नुकसान इतना कोई ना विपक्ष पहुंचा पा रहा है, ना राहुल गांधी जितना ट्रंप पहुंचा रहा है। वो क्या कर दें कुछ नहीं कह सकते। वो तो ऐसा लगा पीछे ही पड़ लिए जी इनके। और ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूं, ट्रंप अच्छी तरह जानता है कि मोदी के नेतृत्व में भारत इस समय एक विभाजित भारत है, उसके अंदर वर्टिकल डिवीजन, समुदायों में नफरत पैदा कर दी वो इन्होंने, इस चीज का फायदा उठाएगा। जातियों के बीच नफरत पैदा कर दी इन्होंने, क्या करेंगे बताइए? काम ही ये रहा है। उस देश का भविष्य क्या होगा सर, आप ये बताइए। जहाँ पे आप शैक्षणिक संस्थाओं की बजाय आप जब धार्मिक उन्माद फैलाने लगे तो क्या होगा? तो उनके जो थिंक टैंक है ना, वो बहुत पैनी नज़र रखते हैं भारत में कहाँ क्या हो रहा है, और उनको बताते हैं कि ट्रंप केवल अपनी अकल से काम नहीं कर रहा, वहाँ बहुत, यहाँ तो ये है कि एक ही दिमाग काम करता है, वहाँ हर लेवल पे तरह तरह के दिमाग काम करते हैं, सूचनाएं होती हैं, इंटेलेक्चुअल थॉट्स आते हैं, उस पर डिस्कशन होता है, तब जाके वो राष्ट्रपति उस तरह की बात करता है। तो इनका एक ऐसे वो ये दोस्त मानते थे, उन्होंने अपना कोई दोस्त नहीं माना, और ठीक है फॉर्मली वो कह देते हैं सबको भाई माय डियर फ्रेंड वगैरह। लेकिन ये ट्रंप भारत के मतलब अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं, आपने देखा होगा, जो एक तो भारत के घर घर में चर्चित हो गए, उनके बयान चर्चित हो गए और नाम ही नहीं लेते कभी रुकने का। उनका तो कोई माइक थंबे के पीछे से लगा दो वो भी वहाँ भी बात करते और उस बातचीत में वो सबसे पहले इंडिया को ले आते हैं कि भाई इंडिया जो है मुझे ऑपरेशन सिंदूर की मतलब ये तो विजय उत्सव मना रहे हैं और उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का मतलब क्या बना के वो छोड़ हंसता दिया। होगा कि किस चीज़ का ऑपरेशन हो रहा है। और आप ये देखिए, अगर भारत में कुछ लोग ये सवाल कर रहे हैं कि भाई ऑपरेशन सिंदूर की वास्तविकता से आप देश को अवगत कराओ, तो इसमें कौन सा भारतीय होने की सच्चाई पर कौन सा सवालिया निशान लग गया है? ये तो आपको आपका नैतिक दायित्व है कि आप अभी देखिए ना, जब 1962 का युद्ध हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी चिल्लाने लगे विशेष सत्र बुलाओ, विशेष सत्र। नेहरू ने तो युद्ध चलते हुए विशेष सत्र बुलाया था, जिस समय उन पे सबसे ज्यादा हमला होना था, और हुआ। उनके अपने मंत्री उठ के कर रहे थे। और आप देखिए, आप कल्पना कीजिए कि महावीर त्यागी उसमें मंत्री थे, और वो नेहरू जी ने जब कहा कि तिब्बत में कुछ खास फायदा तो होता नहीं, तो उन्होंने कहा कि पंडित जी आपके सिर पे भी बाल नहीं उगते, तो इसको काट दिया जाए क्या? नहीं, इस हिस्से को। अरे कांग्रेस के प्रधानमंत्री को, कांग्रेस का मंत्री इतने कड़े शब्दों में उसकी निंदा कर रहा है, और नेहरू उसको झेल रहे हैं, और आप दिल्ली में बैठे हैं, सदन में बैठे, सदन में नहीं आते, जाके उस कमरे से बाहर नहीं निकलते। आपने हर काम के लिए मनोनीत कर रखा अमित शाह को। भाई अमित शाह गृह मंत्री है, प्रधानमंत्री नहीं है। और फिर वही लोहिया वाली बात, प्रधानमंत्री सदन का नौकर होता है। मोदी जी आप सदन के नौकर हैं, आपको वहाँ होना चाहिए, आपको पैसे मिलते इस बात के लिए, उन पैसों से ही आप ये रंग बिरंगे कपड़े पहनते हो, चश्मे लगाते हो, पहन लेते हो, चूँकि आपके पास और तो कोई है नहीं तरीका कमाई का, और तो कोई साधन है नहीं। तो आपको जो ये विलासितापूर्ण जीवन मिल रहा है, ये हम लोग दे रहे हैं, और हमसे छुपा रहे हो कि ये कहाँ से आ रहा है। अजीब बात है। और जो सवाल करेंगे वो सच्चे भारतीय नहीं है। ठीक है, आपने कुछ करोड़ लोगों की एक भेड़ वाला समुदाय इकट्ठा कर रखा है, जो इसी काम पे कंकर पत्थर फेंकने के, गालियाँ देने के। लेकिन धर्मेंद्र जी, एक बात बता दूं, इनका इलाज भी बेहतर तरीके से करेगी भारत की जनता। उस समय मोदी जी तो आसपास के नजर आएंगे नहीं, वो चिन्हित कर रखे हैं कौन कौन सा ज्यादा बोल रहा है। तो आपने तो इस लड़ाई को गली गली तक पहुंचा। अडानी चेयरमैन पद से इस्तीफे दे रहे हैं अपने 2 कंपनियों, जहाँ अमेरिका में उनको नहीं, वो पूरी अडानी पूरी तरह के फंस चुके हैं। और अमेरिका के पास, मैं आपको बता दूं, इनकी कमजोर नस है, अडानी से भी जुड़ी हुई है। अब ये केवल है डिफेंसिव काम हो रहे हैं कि इस कंपनी से इस्तीफा दे दो, उससे दे दो, बचेंगे नहीं। और अगर अडानी फंसेंगे तो मैं जान तो जी, तो ये भी फंसेंगे, ये भी कहीं जाने वाले नहीं है। पर लंबे समय तक मैं तो धर्मेंद्र जी कहता हूँ, अगर सच्चे भारतीय होने की परिभाषा आप मेरे से पूछो, तो मैं तो ये कहता हूँ भाई, जो अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहा वो भी सच्चा भारतीय नहीं है। जो डंडी मार रहा है, कम तोल रहा है, वो भी सच्चा भारतीय नहीं है। जो मिलावट कर रहा है वो भी सच्चा भारतीय नहीं है। जो नफरत फैला रहा है, वो बांट रहा है, नफरत फैला रहा है, वो भी सच्चा भारतीय नहीं है। और इनके ठीक उल्टे सारे जो सही काम कर रहे हैं वो सच्चे भारतीय हैं। बिल्कुल सच्चे भारतीय हैं। तो राष्ट्र और राज्य में फर्क करते हुए, राज्य तो आते जाते रहते हैं, चलती रहती हैं, व्यवस्थाएं बदलती हैं। हमें भारत राष्ट्र की आत्मा को, सनातन आत्मा को शाश्वत रखना है,
युगों तक ले जाना है तो भारतीय मूल्यों को का संरक्षण करना होगा। दोस्तों, आगे आने वाला समय सच बताऊं तो बहुत ही क्रुशियल समय आप देखने वाले हैं और बहुत अजीब दौराहे पे हमारा देश चल पड़ा है। यहाँ पे आपसे रोज़ ऐसे ऐसे प्रमाण मांगे जाएंगे। हो सकता है कोई जज मांग ले, हो सकता है कोई मिनिस्टर मांग ले, हो सकता है कोई सरकारों के प्रतिनिधि मांग ले, लेकिन फिर भी हमें भारतीयता को बचाए रखना है और संवाद की प्रक्रिया को बचाए रखना है। बाकी तो जो जिस रास्ते पे भारत चल रहा है, अगर इसी रास्ते पे चल रहा है तो फिर इसकी नीति आप सब लोगों को पता है। सत्यपाल मलिक जी का सम्मान ना करके भारत के जो भारतीयता है उसका अपमान किया गया है और उनका सम्मान होना चाहिए था। जजों को अपने दायरे पता होने चाहिए। बीजेपी के प्रवक्ता हाई कोर्ट में जस्टिस लग रहे हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले समय की इनकी कैसी कैसी तैयारियां चल रही हैं। देखते जाइए, अभी काम जारी है। शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार।